देखते रहना। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं ताकि आप इस कोर्स के माध्यम से एक बेहतर उत्तर लिख सके। कल के लेक्चर में हमने नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक छत्तीसगढ़ इश्यूज पर होगा। और अगर हम छत्तीसगढ़ इश्यूज की बात करें तो 2022 में खासकर देखोगे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में था। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये बहुत हाईलाइट हुआ था ये टॉपिक, बल्कि अगर हम नेशनल लेवल पे भी देखें तो पूरे मीडिया कवरेज जो है इस टॉपिक को मिला था। और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें या फिर चाहे हम अगर अदर जनरल टॉपिक्स में अगर हम देख लें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासकर आपके एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इस टॉपिक पर अगर आपसे एक एसे लिखने के लिए पूछा जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, कैसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे आप फैक्ट लिख सकते हैं, कैसे आप कोर्ट के डिसीजंस को इसमें इनपुट के तौर पर आप वहां पर शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर जब देखो इस टॉपिक पे जब आपको एसे मिलेगा ना तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने को मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपके ध्यान में आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपके आसपास होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको सबको सहेज कर लिखना है, सबको समेट कर लिखना है ताकि सारे पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से कवर कर पाओ, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे आप बेहतर तरीके से फुलफिल कर पाओ। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें कि आखिर आपसे सीजीपीएससी पूछना क्या चाहता है। उसके बाद जब आप इन चीजों को समझो, देखो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सेंस क्या कहता है, आपका थॉट्स क्या कहता है, यानी कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है आपदा या अवसर। ये नहीं पूछ रहा है कि आपदा है कि अवसर है, ये आपके ऊपर में क्वेश्चन छोड़ दे रहा है कि आप डिसाइड करो कि हसदेव अरण्य में अगर यहाँ पर कोल प्रोडक्शन किए जाने हेतु तो अनुमति दी गई थी, परमिशन दी गई थी, तो क्या ये एक आपदा है या फिर एक अवसर है, ये डिसाइड आपको करना है। आपका सेंस क्या कहते हैं, आपके तथ्य क्या कहते हैं, आपने जो पढ़ा है वो किस आधार पे पढ़ा है, कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया है, तो इस आधार पे आपको आंसर करने को यहाँ पर ये कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट वही ध्यान रखिएगा कि आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछना क्या चाहता है, उसी आधार पे आप उत्तर लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ में अगर ऐसे इस इशू पर पूछा जाता है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक पे ऐसे लिखना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लगे, क्वेश्चन शुरुआत में अगर समझ ना आए, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को हमें पार्ट में डिवाइड कर देना है कि आखिर हमसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। अगर आप इसे पार्ट वाइज में डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां पे जब आप इसे पार्ट में डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो एक हसदेव अरण्य का जो जंगल है इसके बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, इसका लोकेशन पता होना चाहिए, इसका एरिया कितना है वो पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर कुछ और फैक्ट्स होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर बेहतर तरीके से हसदेव अरण्य को जो है अपने कॉपी में उतार पाए, बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट आप यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करो। हसदेव अरण्य हो गया, अब ये दूसरा पार्ट ये पूरी तरह से टूट जाएगा। इसी क्षेत्र में कोयला खनन, इस क्षेत्र में कोयला खनन कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ क्या है, नागपुर पठार का एक हिस्सा है। और नागपुर पठार में कोयले का जो भंडार है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी नागपुर के पठार में बहुत सारे सघन जंगल भी पाए जाते हैं। और आज तक बहुत सारे जंगल को उजाड़कर, बहुत सारे पेड़ों को काटकर बहुत सारे कोयला का उत्खनन किया गया है। अब उसी में से एक और आ जाता है, क्योंकि हमारे देश में आपने सुना था 2022 में बहुत ज्यादा कोल क्राइसिस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा, राजस्थान में खासकर डिस्टर्ब रहा। और चूंकि ये जो हसदेव अरण्य का जंगल था और जो ये कोयला आवंटन हुआ था इस क्षेत्र को, वो राजस्थान को हुआ था, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर पड़ा और जल्दी जल्दी में आप कह सकते हो कि इस पर अनुमति भी दी गई थी। हालांकि बाद में उस पर रोक लगा दिया गया, लेकिन आज रोक लगाया गया है क्योंकि एक बड़ा संघर्ष हुआ, एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस वजह से
इस पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, अभी भी कभी भी इस पर परमिशन लेके यहाँ इस क्षेत्र से कोयला निकाला जा सकता है, बहुत सारे पेड़ काटे जा सकते हैं। तो इस पर हम आगे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे कि आप कैसे एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं वो समझो। तो हसदेव अरण्य यहाँ पर आपका पहला पार्ट हो गया, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत शानदार तरीके से। और दूसरा, इस क्षेत्र में कोयला उत्खनन होना है, तो ये कब कब इस पे परमिशन दिया गया, किस डेट से शुरू होना था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब कब मामला उठा, कब मामला कोर्ट में गया, वो कौन सा एरिया है जहां पर कोयला निकाला जाना था, ये सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ताकि आप वहां पर चीजों को लिख सके, चीजों को वैल्यूएशन के तौर पर वहां पर शामिल कर सके। ये हो गया क्वेश्चन का आपका दूसरा पार्ट। आपने जब दो पार्ट डिवाइड कर लिया तो आपको यहाँ पर आप खुद यहाँ पर विजुअलाइज कर पाओगे, खुद यहाँ पर सोच पाओगे कि हाँ, कुछ चीजें दिमाग में बहुत सिंपल होते जा रहे हैं, सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं, चीजें अलग अलग होती जा रही हैं, ताकि आप चीजों को बहुत आसान वे में समझ सकें और बहुत आसान वे में आगे बढ़ सकें। जब ये दूसरा पार्ट यहाँ पर आप पढ़ लोगे तो यहाँ पे ये आपका सेंस क्या कहता है, आपका थॉट क्या कहता है, क्या ये एक आपदा है, डिजास्टर है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। तो ये आपने जितना पढ़ा है, आपने जितना रिसर्च किया है, आपने जितने आर्टिकल्स को खंगाला है, आपने इस टॉपिक पर अगर आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ये एक आपदा है। अवसर तो हम इसे नहीं कह सकते, अवसर हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये कोई अवसर नहीं है, कोयला का उत्खनन करना हमारे लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि हम लाखों पेड़ों को काट रहे हैं, जीव जंतु के घरों को नष्ट कर रहे हैं, आदिवासियों का जो वहां पर जीने का साधन है हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इसे अवसर न कह के हम इसे जरूरत जरूर कह सकते हैं। तो इसीलिए हसदेव अरण्य में कोयला खनन एक आपदा तो हो सकता है, लेकिन अवसर नहीं हो सकता। हाँ, मजबूरी या हमारी जरूरत जरूर हो सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि लिखना तो आपको पूरे टॉपिक पर ही है एक साथ। तो इस तरह से सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को डिवाइड करें। अब यहां पर क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ने के बाद सबसे पहले अब आपने समझ लिया कि आपको लिखना क्या है। अब यहां पर अपने दिमाग में फैक्ट्स को याद करें, सोचिए कि आपको किस तरह से लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना चाहिए, इसके बाद आपको बॉडी किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसे कंक्लूड कैसे करेंगे। इस टॉपिक पर लिखने को बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी आप जब गूगल करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हमने जो भी पीडीएफ दिया है उसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारे फैक्ट शामिल किए हुए हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो गूगल से बहुत सारी चीज उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कोड शामिल करना चाहिए तो एनवायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैव विविधता से रिलेटेड आप गूगल पर सर्च करें, बहुत सारे कोड आपको वहां पर मिल जाएगा। इस कोड को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति है उसके द्वारा भी जो स्लोगन जारी किए जाते हैं वो भी आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उन स्लोगन का इस्तेमाल भी अपने कोड में कर सकते हो। ठीक बात, यहाँ पे एक चीजें तो आपको समझ आ गया कि पूरे इस टॉपिक में आपको डिजास्टर यानी कि आपदा पे ज्यादा फोकस करना है। अवसर तो है नहीं, जैसे मैंने बताया चुनौती ही है, और साथ में एक मजबूरी आप इसे कह सकते हो, ताकि इस एरिया को काटकर कोयला उत्खनन किया जाए, एक जरूरत है, अवसर नहीं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हमारा जब भी हम इसे फ्रेम करेंगे तो हमारा पहला पार्ट क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। अब हसदेव अरण्य पर जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले चेकर जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा वो ये समझेगा कि हसदेव अरण्य पे जब ये लिखना शुरू कर रहा है तो क्या इसे हसदेव अरण्य क्षेत्र के बारे में पता है कि ये क्षेत्र है क्या, क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपदा कैसे बन सकता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंस से रखता है, वहां के रहने वाले लोगों के लिए इसके मायने क्या है, वहां के जीव जंतुओं के लिए इसके मायने क्या है। तो ये चीजें आपको बहुत गहराई से पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी आप यहाँ पर हसदेव अरण्य के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना है कि हसदेव अरण्य जो है आप इसे मध्य भारत के क्षेत्र में शामिल कर सकते हो, और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में खासकर ये आता है। पहला कोरबा,
दूसरा है आपका सूरजपुर और तीसरा आ जाता है आपका सरगुजा। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप किन किन पॉइंट्स पे यहाँ पर इसको शामिल करेंगे। तो हसदेव अरण्य का जंगल जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार ये चेतावनी दिया गया है कि यह बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर पौधों को या पेड़ों को हम बिल्कुल भी नहीं काट सकते। इसके बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बार बार चेताया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की, यानी कि गवर्नमेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा भी चेताया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि जरूरत था हमें, परमिशन दिया गया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप अबाउट हसदेव अरण्य के बारे में समझो। ये 3 जिलों के क्षेत्र को कवर करता है और लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 85 प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं और इस क्षेत्र में बसते हैं। जैसे बहुत सारी तितली हो गए, बहुत सारे सर्प हो गए, तो छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पे लगभग 85 से ज्यादा पाए जाते हैं। और खासकर इस हसदेव अरण्य में हाथियों का जो है वो एक बहुत ही सघन जो है इनका निवास स्थान माना जाता है। और इस 85 प्रकार की प्रजातियों के अलावा, जीव जंतुओं के अलावा, यहाँ पर लगभग 167 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलाशय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है जिसे हम बांगो डैम के नाम से जानते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हैं उसे पानी सप्लाई करने का काम या फिर बहुत सारे सिंचित करने का कार्य करता है। तो अगर इस जंगल के साथ में छेड़छाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बांगो बांध का जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ पे पेड़ों की वजह से कटान कम होता है, पानी हमेशा बरकरार रहता है, तो इस पे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरह से पूरा आप हसदेव अरण्य के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, जब भी आप लिखना शुरू करें इंट्रोडक्शन, तो इसे शुरू में जरूर शामिल करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग में हसदेव अरण्य के बारे में लिख देंगे, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या लिखना है कि आखिर ये हसदेव अरण्य प्रेजेंट टाइम पर इतना चर्चा में क्यों था। तो ये प्रेजेंट टाइम पर इतना चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि हमें पता है कि अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन हेतु परमिशन जो है वो दे दिया गया। लेकिन इसके बाद बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए, बहुत सारे यहाँ पर समस्याएं देखने को मिला, बहुत सारे टकरार देखने को मिले। आपने सुना होगा कि 350 किलोमीटर का हसदेव अरण्य जो संघर्ष समिति था उसके द्वारा 350 किलोमीटर का पद यात्रा किया गया इस क्षेत्र को बचाने के लिए और इस कोयले उत्खनन को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनली अप्रूवल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रैल में दे दिया गया था। हालांकि बहुत सारे जब विवाद हुए, बहुत कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ, तो जून 2022 में इस फैसले को वापस भी ले लिया गया। लेकिन आज के टाइम पर भी इस पर खतरा मंडरा रहा है। और जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हसदेव अरण्य जो है, ये जंगल जो है, हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हो, इस बात से पता लगा सकते हो कि इसे मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। जैसे हम पूरे अर्थ का फेफड़ा किसे कहते हैं, हमारे पूरे अर्थ का लंग क्या है, तो अमेज़न जंगल हमारे लिए पूरे अर्थ का एक लंग की तरह कार्य करता है। उसी तरह से अगर हम पूरे मध्य भारत के क्षेत्र की बात करें तो हसदेव अरण्य को जो है इस क्षेत्र का लंग कहा जाता है। इसमें 3 प्रोजेक्ट था कोयला उत्खनन के लिए जिस पर परमिशन दिया गया था। एक था आपका परसा इसी हसदेव अरण्य का, और एक था आपका पूर्व परसा, और एक कोई और कोयला उत्खनन था। तो इस तरह से 3 प्रोजेक्ट पर यहाँ पर अनुमति प्रदान की गई थी। और इस तीनों प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में कहा जाता है, हालांकि हसदेव अरण्य का क्षेत्र अगर आप देखोगे ना तो ये लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके क्षेत्र में पूरा देखें, कोयले की बात करें, तो एक सर्वे के अनुसार
इस हसदेव अरण्य के बाहर के क्षेत्र में भी बहुत सारा कोयला पाया जाता है और ये लगभग 1,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर कोयले की प्रचुर मात्रा है। और कोयले की इतनी प्रचुर मात्रा है इसीलिए यहाँ पर सरकारों की जो नजर है बहुत ही गहरी है कि यहाँ से किसी भी तरह से कोयला निकाला जा सके। लेकिन वही चीजें हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब आप इसमें वैल्यू एडिशन करते रहोगे इंट्रोडक्शन में, तो ये भी आप शामिल कर सकते हो कि 2010 में इसे नो जोन घोषित भी किया जा चुका है। नो जोन घोषित करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप नॉर्मली किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप पेड़ को नहीं काट सकते, आप पर बहुत सारे पेशा कानून के तहत में धारा लग सकता है, उसका उल्लंघन कर लग सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हमारे संविधान के 5वीं अनुसूची में भी आता है। 5वीं अनुसूची मतलब पता है ना कि ये आदिवासियों का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का एक्टिविटी करना है तो इस क्षेत्र का जो ग्राम सभा है उसको क्या किया जाता है, पावर किया जाता है। कौन से कानून के तहत में? पेशा कानून के तहत में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए भी बहुत विवाद था कि ये 5वीं अनुसूची के तहत में आता है संविधान के, और 5वीं अनुसूची का मतलब है कि इस क्षेत्र पर पूरी तरह से जो अधिकार है वहां के रहने वाले लोगों का है, आदिवासियों का है। तो अगर आपको इस पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना है तो इन क्षेत्रों के ग्राम सभाओं से आपको परमिशन लेना जरूर है। लेकिन इसका भी दरकिनार किया गया। कुछ ग्राम सभाओं को जो है कहा जाता है कि पैसे देकर इनसे परमिशन लिया गया, क्योंकि पैसे की लालच में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरह से भी एक्टिविटीज यहाँ पर हुए। तो इतनी सारी चीजों को आप चाहो तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, इसके बाद जब आप इस पर इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो आता है आपका बॉडी। देखो, इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है? जब जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आपको करना यह चाहिए कि जो आप लिखने वाले हैं, जो आपने समझा है इस टॉपिक के क्वेश्चन को, उसका जो समरी है आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। और उसी का डिटेल कहां लिखाता है? आपका जो ढांचा होता है निबंध का, जो बॉडी होता है उसमें, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारे फैक्ट्स यूज करने होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जब पूरा हम लिख लेते हैं तो कुछ वहां पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना होता है, कुछ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना होता है, वहां कुछ हमें सजेशंस देने होते हैं। तो इस तरह से वहां पर हम क्या करते हैं, उसे कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करने के बाद हम एक थोड़ा सटीक जो है उत्तर लिख पाते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से वहां पर स्कोर कर पाए। अब आता है आपका बॉडी। तो जब भी आप इसका ढांचा लिखो तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्या समझ रहे थे, ये समझिए। हम हसदेव अरण्य जंगल के बारे में पढ़े। आज के समय पर अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस तरह से आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे समय में जब हमें यहाँ पर इन चीजों को बचाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, घने जंगलों को बचाना चाहिए, वहां पर अगर हम इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो सोच सकते हो कि आने वाले समय में कितना बड़ा आपदा हमारे सामने आ सकता है। तो यही मायने रखता है हमारे लिए हसदेव का जंगल, हसदेव अरण्य का पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सघन जंगल है। और अगर इन जंगलों को काट दिया जाता है तो किस प्रकार से आपदा आ सकता है, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप वहां पे शामिल कीजिएगा एक स्टेटमेंट, जो कि आपका 4 से 5 लाइन में होगा कि ये इतना मायने क्यों रखता है। कहने का मतलब है कि जब आप बॉडी लिखना शुरू करो तो आप यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे लिखोगे हसदेव अरण्य जंगल के मायने। ये आप यहाँ पर 4 से 5 लाइन का एक बहुत ही सुंदर शब्दों में स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट इस आधार पे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि आखिर इसके मायने क्या है। तो मायने आप इस तरह लिख सकते हो कि मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव अरण्य बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आज के समय पर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगातार बढ़ रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हमें जरूरत है हमारे सघन जंगल को बचाने की। और ऐसे अवसर पर हम अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर इस तरह के जंगल को हम पूरी तरह से उजाड़ दें तो आने वाले समय में मानव जो जाति है उसके अंत की ओर हम एक कदम जरूर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को अगर हम कुछ देना चाहते हैं, तो इन जंगलों को हमें बचाना होगा। तो इस तरह से इसके मायने को आप जो है वहां पे 4 से 5 लाइनों में खूबसूरत शब्दों में, ताकि जो चीकर उसे पढ़ने में मजा है, समझ है, आप यहाँ पे लिखिए। इस हसदेव अरण्य के जंगल के मायने में अगर कुछ फैक्ट्स ना लिखो तो चलेगा, हाँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कंसर्न जारी किया था 2010 में, इसे वो जो घोषित किया था, इस मायने में आप ऐड कर सकते हो, ताकि यहाँ पर एक जो आप इसका मायने लिख रहे हो कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे थोड़ा सा आपका वैल्यू एडिशन के तौर पर ये दिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीजों को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये आपदा किस प्रकार से है, अगर हसदेव जंगल को काट दिया जाता है तो इसकी आपदा किस प्रकार से हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जब भी आप यहाँ इसके आपदा यानी कि इससे आने वाले डिजास्टर के बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहला आपदा क्या है? सबसे पहला आपदा तो आपका बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता को खतरा यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 167 से ज्यादा प्रजाति के बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, बहुत प्रकार के पौधे हैं, 85 से भी ज्यादा अधिक प्रकार के प्रजातियों के यहाँ पर जीव जंतुओं का निवास है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इसका हास्य होता है तो इस मध्य भारत का जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से बिगड़ सकता है, इसका बैलेंस बिगड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा यहां से हमें बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर आप इस क्षेत्र में देखोगे, कोरबा का क्षेत्र, सरगुजा का क्षेत्र, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगातार बढ़ रहा है। तो यही एक हसदेव अरण्य का हमारे पास जो जंगल है वो कहीं ना कहीं हमें बचा कर रखा है। तो अगर आने वाले समय में हम इसे भी काट देते हैं, लाखों पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे जैव विविधता को तो खतरा ही है ही। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे वन्य जीव, दूसरा यहाँ पे आपदा क्या हो सकता है, वन्य जीव और मानव के बीच में संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो हम कई बार सुनते आए हैं कि आदिवासियों क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे हाथी घुस गए और उस हाथी के घुसने की वजह से क्या हुआ, वहां पे कुछ ग्रामीणों की मौत हो गई क्योंकि उनके बीच में संघर्ष हुआ। ये भी देखने को मिलता होगा कि ग्रामीणों के द्वारा कुछ जानवरों को मार दिया गया क्योंकि उनको उनसे खतरा था। तो ये क्या हुआ, वन्य जीव और मानव के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ। और ये जो चीज है, हाथी और मानव के बीच में ज्यादातर संघर्ष आपको कोरबा और सरगुजा के जंगलों में ही देखने को मिलता होगा, यानी कि इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम उनके घर को छीन लेंगे, अगर हम उनके पेड़ पौधों को काट देंगे, उनके निवास को नष्ट कर देंगे, तो वो आखिर बेचारे जाएंगे कहाँ? वो आपके क्षेत्र की तरफ ही आएंगे। अगर आपका क्षेत्र की तरफ वो आएंगे, आपके गांव की तरफ आएंगे, आपके शहर की तरफ आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका उनसे टकराव होगा। तो ये मानव और वन्य जीव के बीच में एक संघर्ष भी उत्पन्न कर सकता है, जो कि एक आपदा से कम नहीं होगा। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे ये आपदा कैसे हो सकता है, देखो, अगर हम चले जाएं किधर, आदिवासियों की तरफ, तो कहते हैं ना कि आदिवासी है तभी जंगल है, और जंगल है तभी हम हैं, और हम हैं तभी देश है। क्योंकि वही एक लोग हैं जो जंगल के महत्व को असली यानी कि सटीक तरीके से समझते हैं, और अगर उन्हें कुछ पैसों का लाभ देकर उनके घर को छीन लेंगे, उनके संसाधन को छीन लेंगे, तो ये भी एक आपदा से कम नहीं होगा। और अगर हसदेव अरण्य के इस क्षेत्र को उजाड़ा जाता है तो हजारों की संख्या में आदिवासी जो हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में रहने को मजबूर हो जाएंगे।
और ये हजारों आदिवासी जो है, कई ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने न्यूज में आए हैं कि उस क्षेत्र में, जो कुछ क्षेत्रों में कोयला का उत्खनन किया गया था, तो उन क्षेत्र में आदिवासियों के जंगल के बदले में उन्हें पैसा दिया गया था। और पैसे की आदत उन्हें थी नहीं, क्योंकि वो जंगल के वहीं से कंदमूल उगाकर, उन्हीं चीज को खाकर, उन्हीं चीजों की सेवा करके पेट भरने वाले लोग थे। तो जब उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा आया तो उन्होंने क्या किया, उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया। उनके बच्चों को नशे की लत लग गई, जुए की लत लग गई। तो पैसे बर्बाद करने के बाद वो बहुत स्ट्रेस लेवल में गए, क्योंकि उनका सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। तो इस तरह से भी बहुत सारे एक्टिविटीज देखने को मिले हैं। और कहते हैं ना कि जंगल को बचाने वाला अगर कोई है तो यही आदिवासी लोग हैं। तो हजारों आदिवासी बेघर हो जाएंगे, अपने क्षेत्र को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये जंगल को छोड़ देते हैं तो वहां पर कुछ नहीं बचेगा। और बहुत सारे आदिवासी ऐसे भी हैं जो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का हिस्सा बने और बहुत हद तक लड़कर कहीं ना कहीं इस पर वर्तमान रूप से अभी तो फिलहाल रोक लगवा चुके हैं। तो इनके कार्य को भी सराहा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आदिवासी लोगों का जो मेन जीवन यापन होता है ना, इन्हीं जंगलों से जो मिलने वाले उत्पाद हैं या जो भी फल फूल हैं, यहीं से उत्पाद होते हैं और यहीं से इनका जीवन यापन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर ये जंगल से हट गए तो कितना बड़ा डिजास्टर आने वाले समय में आ सकता है। तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 4 पॉइंट पे जो है क्या कर सकते हो, इसके आने वाले खतरे को लिख सकते हो, बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिख सकते हो, वन्य जीव और मानव के बीच में किस प्रकार से संघर्ष हो सकता है ये लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आदिवासियों के लिए किस प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है ये लिख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे जो पर्यावरण का हास्य हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी के अलावा क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। चलो अब आपदा के बाद ना बॉडी में आप यहाँ पर 2 पार्ट में आपका बॉडी हो गया। पहले तो आप हसदेव अरण्य के मायने लिखे, उसके बाद आपदा के बारे में लिखा। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आप लिखो संघर्ष। इसे बचाने के लिए अब तक ये किस प्रकार से यहाँ पे संघर्ष किए गए हैं। तो जब भी आप संघर्ष लिखो तो संघर्ष समिति, एक हसदेव अरण्य संघर्ष समिति बनाया गया था। उस समिति के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा था इस क्षेत्र में कोयला उत्खनन को रोकने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए 350 किलोमीटर से अधिक तक का पद यात्रा भी किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये संघर्ष समिति, जब अप्रैल 2022 में क्या हुआ, यहाँ पे परमिशन मिल गया कि आप जंगल को काटिए, कोयला उत्खनन करिए, अडानी ग्रुप को दिया हुआ था। अब यहाँ पे जब ये परमिशन मिला तो इन लोग पहुंच गए हाईकोर्ट मई में जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचते हैं और जब वहां पर पिटीशन डाला जाता है कि इसको काटने से, इस क्षेत्र में कोयला उत्खनन करने से कहीं ना कहीं जो पेशा कानून है, और ये पेशा कानून यानी कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ये क्षेत्र आरक्षित है। सबसे पहली बात, यानी कि यह क्षेत्र आप कह सकते हो पूरी तरह से आदिवासियों का क्षेत्र है और इसके तहत में ये पेशा कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। लेकिन हाईकोर्ट इस पिटीशन को जो है खारिज कर देता है और उसके बाद हाईकोर्ट कहता है कि ये क्षेत्र पेशा कानून के तहत में, लेकिन कोयला उत्खनन कानून के तहत में अगर प्राइवेट कंपनी को कोयला उत्खनन के लिए दिया जाता है तो किसी भी प्रकार के ग्राम सभा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जबकि पेशा कानून अगर इस क्षेत्र में लागू है तो पेशा कानून कहता है कि अगर आप इस क्षेत्र में किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहते हैं या बाहरी एक्टिविटीज को हम अपने जंगलों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्राम समिति से परमिशन लेना बहुत अनिवार्य होता है। तो इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोर्ट का जो यहाँ पर निर्देश आया था वो भी बहुत, कह सकते हो कि बहुत हद तक समझ नहीं आया लोगों को कि कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों किया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन गया और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ हद तक ये मामला लंबित है, पूरी तरह से कंप्लीट इस पर फैसला नहीं आया, लेकिन प्रेशर की वजह से तत्काल रूप से इस पर जो है वो रोक लगा दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ किस प्रकार से संघर्ष चले हैं और संघर्ष आपको देखने को मिलेगा 2009 के आसपास से लगातार संघर्ष यहाँ पर जारी है। हालांकि 2010 में ये जब नो जोन घोषित किया गया था इस क्षेत्र को तो काफी हद तक लोगों को लगा था कि इसमें अब एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन 2012 से फिर से इस क्षेत्र में कोयला उत्खनन को लेकर बातें जो शुरू हो गई और वहीं से लेकर फिर से अब तक विवाद चलता ही आ रहा है। तो आने वाले समय में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लगातार जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इश्यूज क्रिएट करेगा और बाद में कहीं ना कहीं जब सारी चीजें थोड़ा सा ठंडा होते देखेंगे, मामला शांत होते देखेगा तो इस जंगल में कहीं ना कहीं कोयला उत्खनन का कार्य किया जा सकता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजें
नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका बॉडी पूरी तरह से लिख सकते हो। और बॉडी के जब आखिरी पार्ट में आप यहाँ पर लिखो कि आखिर हसदेव अरण्य का जो कोयला पूरा जो वहां पर रिजर्व है, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, तो आप प्रेजेंट टाइम से ही इसे रिलेट कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम से इसे रिलेट क्यों कर सकते हो, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तत्काल रूप से इस पर अनुमति क्यों दी थी, इस पर भी आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आप इसे शामिल जरूर करिएगा। तो जैसे आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो हम बात करेंगे कब, अप्रैल 2022 की। जैसे ही गर्मी का मौसम इस समय में बढ़ता है, हमारे देश में जो है बिजली की जो मांग है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। प्रोडक्शन कम हो जाता है, और प्रोडक्शन कम होता है, और कई पावर प्लांट में जो है कोयले की कमी देखने को मिलता है, यानी कि हमारे देश में कोल क्राइसिस भी देखने को मिलता है। अब कोल क्राइसिस सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान की सरकार का कहना था कि हमें जो कोल अलॉट किया गया था, जो माइंस अलॉट किया गया, उस पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया ताकि हम प्रोडक्शन शुरू कर सके। और राजस्थान की सरकार ने वो कोल आवंटन किसे किया था, अडानी ग्रुप को किया था। तो तत्कालीन यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो अशोक गहलोत सीधा आते हैं छत्तीसगढ़। ये बस मैं एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ आते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। उसके तत्काल बाद अप्रैल आपका 2022 में इस हसदेव अरण्य क्षेत्र को जो है परमिशन दे दिया जाता है कोयला उत्खनन के लिए। काफी संघर्ष चलता है, लंबा संघर्ष चलता है, कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब आप बॉडी को यहाँ तक शामिल खत्म करेंगे तो लास्ट में भी आप कुछ पॉइंट्स को ऐड करेंगे। कुछ पॉइंट्स को कैसे ऐड करेंगे, वहां पे फिर आप लिख सकते हो कि हालांकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला उत्खनन पर रोक लगा दिया गया है, पेड़ों को काटने से रोक लगा दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से पिछले इतने सालों से विवाद चला आ रहा है, आने वाले समय में हम ये बिल्कुल नहीं नकार सकते कि इस क्षेत्र में कभी न कभी कोयला उत्खनन होगा। सरकारें यहाँ पर आगे बढ़ेंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए जैव विविधता बहुत मायने रखता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत मायने रखता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत मायने रखता है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब यहाँ पर आप बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा ना, जहां से सेंटेंस शुरू कर रहे हो तो जब खत्म भी कर रहे हो तो वो दिखना चाहिए कि आप खत्म कर रहे हो, बीच में कभी मत छोड़ना, ठीक है? नहीं तो फिर चेकर को लगेगा आपने सारे पॉइंट्स भी ऐड कर लिए, फिर भी वो अधूरा लगेगा तो बोलेगा कि ये किया क्या, आगे कुछ और लिखना चाह रहा था लेकिन इसने लिख नहीं पाया। तो इसीलिए कभी भी जब आप शुरू करें तो खत्म भी सुंदर तरीके से करें, ताकि वहां पे आप ये बता पाए कि हाँ मैं अब अपना बॉडी जो है खत्म कर रहा हूं, इसके बाद कंक्लूड करूंगा। जब आप शब्द, ये सब शब्दों का खेल है, पता है आपको, ये सारी चीजें जो है ना शब्दों का खेल है। आपके शब्द में ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ अब ये लड़का या फिर ये बंदा जो है यहाँ पे अपने बॉडी को खत्म कर रहा है, अब इसके बाद एक कंक्लूड करेगा, तो आपके शब्दों में दिखना चाहिए। आज समझ आ रही है ना? हर चीज में चाहे आप इंट्रोडक्शन शुरू करो तो उसे भी खत्म करते हुए दिखना चाहिए, बॉडी आप लिख रहे हो, ढांचा जब आप लिख रहे हो तो उसको भी अंत करते हुए दिखना चाहिए। उसके बाद जब आप इसे कंक्लूड करो, जब इसे आप कंक्लूड करो तो वो दिखना चाहिए कि हाँ आप इसे कंक्लूड कर रहे हो। और जब भी आप कंक्लूड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन एक आपदा है। अब इसे यहाँ पर फैक्ट के रूप में शामिल कीजिए। जैसे कैसे कंक्लूड करेंगे, चूंकि हम सभी जानते हैं कि हसदेव अरण्य मध्य भारत का फेफड़ा है, यानी कि इसके महत्व को हमें जितना समझना चाहिए हम उतना महत्व इसे नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत में हम एक कमिट करके आए हैं कि पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है भारत सबसे कम करेगा। अगर हम इस तरह का कमिटमेंट करके आते हैं और इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो सरकारों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमें जरूरत तो कहीं और से पूरा हो सकता है, लेकिन इस तरह का इतना सेंसिटिव जोन जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, हम इसे मध्य भारत का फेफड़ा कहते हैं, हम इसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? यहाँ पे 85 प्रकार से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं, 167 प्रकार से ज्यादा के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसे नष्ट करना
आने वाले आपदा को अवसर देने जैसा है। क्योंकि 2010 में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा चुका है कि यह एक नो जोन है, यानी कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है। उसके बावजूद भी अगर हम सारी जितने भी हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं खतरों को, उसे दरकिनार अगर हम इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरह के एक्टिविटी से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि अगर कोल क्राइसिस हुआ था तो जिस क्षेत्र में कोल प्रोडक्शन हो रहा है उस क्षेत्र के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, उसके एरिया को बढ़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं हमें अलग रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, कोल प्रोडक्शन को छोड़कर हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, ताकि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम इसके जो जिस पे हम डिपेंडेंट हैं कोल पे, उसे कम किया जा सके। तो आप यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दे सकते हो, क्योंकि अगर जरूरत है तो है और उसका कुछ ना कुछ हमारे पास अल्टरनेट होना चाहिए। और अल्टरनेट कैसे होगा? अगर कोयले की डिमांड ज्यादा है तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, विंड एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, हाइड्रो पावर जितने भी है उसे बढ़ाना होगा। तो इस तरह के एक्टिविटीज पर आप वहां सजेशन दे सकते हो। तो इस तरह से आप एक शानदार तरीके से यहाँ पर कंक्लूड करके आप अपने एसे राइटिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खत्म कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप लिखना शुरू करें तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बिंदुओं पे लिखना है, आपका सब हेडिंग कैसे होना चाहिए। हालांकि सब हेडिंग लिखना नहीं है, पैरा में ही लिखना है, लेकिन पैरा आप इतने खूबसूरत तरीके से तैयार करें जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कहानी कैसे चल रहा है। वैसे ही जब आप निबंध लिखते हो तो सारे एक्टिविटीज आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, ताकि जो आपका चेकर है वो समझ सके कि ये किस रास्ते पे जा रहा है। सारे पॉइंट्स को ऐड करें। तो जैसे मैंने हर बार बोला है कि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को ही तोड़ दें। उस क्वेश्चन को तोड़ने से 2-3 पार्ट में टूट जाएगा, तो हर एक छोटा छोटा पार्ट आपको समझ आने लगेगा। उसके बाद उसे मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद आप वहां पर फ्रेम करें। लास्ट में आप थोड़ा सा वक्त दें। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स है आपके पास में। क्या होता है जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कुछ डेटा याद आता है, लेकिन जब भी हम लिखने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग लिखने पे चले जाता है तो डेटा कहीं ना कहीं छूट जाता है या कुछ मिस हो जाता है। तो जब आपको डेटा याद आ रहा है, आपने साइड में ही डेटा लिख दिया है, रफ में ही डेटा लिख दिया है, रफ में आपने सारे पॉइंट्स को लिख लिया है, तो आप नहीं भूलेंगे और बहुत जल्द आप अपना ऐसे राइटिंग और बहुत खूबसूरत तरीके से खत्म करेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो एक अच्छा उत्तर आप इस तरह से लिखें। आपको जो 5 टेस्ट के लिए बोला गया था कि इस कोर्स के साथ में आपको 5 टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा, आप लोग तैयार रहिए। बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपको टेस्ट का शेड्यूल दे दिया जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट 4 सेंटर पे कंडक्ट होंगे, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। ऑनलाइन आप जहां से चाहो बैठकर टेस्ट दे लो, आपका कॉपी चेक करके आपको दिया जाएगा और टेस्ट का हिस्सा जरूर बनना। जितने भी क्लासेस अब तक कंडक्ट कराए गए और जितने भी जो भी पीडीएफ्स आपको दिए गए क्वेश्चंस वहीं से होंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और साथ में जो टॉपर्स के आंसर शीट हमने आपको देने की बात कही थी, वो भी आपको 1 से 2 दिनों में आपके एप्लीकेशंस पर ही कोर्स में ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी तरह के आपको कमिट किए गए थे सारा फुलफिल होगा। रेगुलर बेसिस पे अब आपके क्लासेस चलेंगे, डेली बेसिस पे हर दिन। अभी तो 1 लेक्चर्स मिल रहे हैं, आने वाले संडे से आपको 2-2 लेक्चर्स पर डे मिलेंगे, ताकि हम बहुत अच्छे से और बहुत तेज गति से हम अपने निबंध लेखन को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए। ठीक है? अगर इस लेक्चर पे कुछ फीडबैक देना है, अगर आपके कुछ अभी भी सजेशंस हैं, अगर आपके कुछ डिमांड्स हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, या फिर डायरेक्ट हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करके कुछ सजेशन दें कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरह से, और कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो आप बताएं। ठीक, चलिए, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में। तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।